Assalamu alaikum, grade 10. How are you? As you already know, I am Faiza Nadeem, your English teacher, and I am here to give you the second sequel of Test Papers Phase 2. I hope that by this time you are completely prepared because the exams are coming from a very long time. And by this time, we should be completely prepared for our final exams. And the way we have done our preparations, we should get the maximum marks, right? So, without further ado, let's start the test paper. But don't you think I'm forgetting something? Yes, I am forgetting to give you my wishes and prayers for the brightest future, both in this world and in the hereafter. And do remember us in your prayers as well. Okay, let's start the paper. जी मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिटिया, you already know that your English paper is divided into two parts, objective and subjective. Objective carries 19 marks and you have 20 minutes to solve it. And subjective carries 56 marks and you have 2 hours and 20 minutes to solve it. Objective papers में MCQs होते हैं, यानी कि multiple choice questions, और आपने उन MCQs को एक specific given bubble sheet में उनके corresponding answers को color करके answer करना है. यानी कि हर क्वेश्चन के आगे 4 बबल्स होंगे यानी सर्कल्स, और उन सर्कल्स को आपने कलर करना है जो कि करेक्ट आंसर है. कोशिश कीजिएगा 2 सर्कल्स कलर ना हो, क्योंकि आप ब्लैंको यूज करेंगे, व्हाइट फ्लूइड यूज करेंगे या आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपकी बबल शीट बिटो होती है स्कैन, और स्कैनिंग में कंप्यूटर ने उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है और मेहनत करने के बाद भी आपको 0 मिलना है. तो कोशिश कीजिए कि पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर को पेपर पे सॉल्व कीजिए और फिर बबल शीट में उसको कलर कीजिए. बहुत टाइम होता है, इतनी प्रैक्टिस किया हो जाएगा आराम से. डोंट यू वरी अबाउट दैट. ऑलराइट, आफ्टर दिस लिटिल टिप लेट्स स्टार्ट द पेपर. आपका जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव होता है. उसके 19 मार्क्स होते हैं और वो डिफरेंट MCQs होते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड. जो फर्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक. पहला ऑब्जेक्टिव आपका, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, गो विल गो हैड गॉन एंड गोज. ही डैश टू स्कूल एवरी डे इज अ प्रैक्टिस, अ हैबिट. ठीक है, तो इसमें आपने सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस लगानी है, गोज. ही सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब में एस होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता, लेकिन सिंगुलर नाउन में एस होता है, प्लूरल नाउन में एस नहीं होता. इस फंडे को कंप्लीटली ज़हन नशीन रखिए, भूलना नहीं है. आपकी ऑप्शन नंबर डी, गोज इज द राइट आंसर. सेकेंड MCQ, I already dashed the letter. Posts, post, will post या have posted. Immediately past में आपने ये काम किया है, ठीक है. I already dashed the letter यानी कि immediate past में आपने ये काम किया है, तो posted नहीं होगा, post भी नहीं होगा क्योंकि आप वो काम कर चुके हैं. posting भी नहीं होगा क्योंकि वो continuously काम नहीं हो रहा. तो आपका करेक्ट आंसर है have posted. I already have posted the letter, which is option number D. Third MCQ, it dashed to rain an hour ago. Begins, began, will begin, is beginning. अब यहाँ पर आपको perfect tense की ऑप्शन नहीं है और ये काम चूंकि शुरू हो चुका है तो आप यहाँ पे फिर सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे. अगर आपके पास परफेक्ट टेंस की ऑप्शन होती तो परफेक्ट टेंस लगाते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपने सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी, बिगैन. MCQ नंबर 4,
She dashed her work before the guests arrived. Finished, had finished, will have finished या finish. अब देखो बेटा, ये आपको सेंटेंस बता रहा है टेंटेटिव फ्यूचर, यानी कि वो खातून अपने आने वाले करीब करीब के फ्यूचर में क्या काम कर चुकी होगी. तो यहाँ पर आपने will have finished बताना है, क्योंकि ये आपको टेंटेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कहानी सुना रहा है. यानी आपका ऑप्शन नंबर सी will have finished यहाँ पर आएगा. आपने एक प्रेडिक्टिव सी स्टेटमेंट दी है कि आपकी प्रेडिक्शन ये है कि ये काम तब तक हो जाएगा, इसलिए आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाया है, क्योंकि ये काम उनके आने से पहले हो जाएगा. MCQ नंबर 5. They took their breakfast after they dashed their hands. यहाँ पे washed भी आ सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट खाने से पहले, यानी ब्रेकफास्ट खाने से पहले का इमीडिएट पास्ट, इसीलिए यहाँ पर आएगा had washed. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल washed नहीं लिखना, सेंटेंस को गौर से पढ़ के समझना, राइट, अदरवाइज आपका एक मार्क डिडक्ट हो जाएगा. दे हैड वॉश्ड, यानी कि ब्रेकफास्ट खाने से पहले उन्होंने जो काम किया था उसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वॉश्ड लगेगा. उसके बाद जो आपके 4 MCQs हैं, एज इट हैड बीन आवर प्रैक्टिस, वो होते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग के. और पहली स्पेलिंग आज आपके लिए है वेल्स, जिसकी ऑप्शन बी VALES इज द राइट आंसर. सेकंड स्पेलिंग है डेकेड्स, उसकी भी ऑप्शन बी DECADES इज द राइट आंसर. थर्ड स्पेलिंग है इंसेसेंट, और उसकी भी ऑप्शन भी INCESSANT is the right answer. And the fourth spelling for the day is aquatic, AQUATIC, aquatic. Option number A is the right answer. Next आपके 5 MCQs आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना है. Alright, the first MCQ of this series and the 10th MCQ of today's paper. You have to identify and circle the antonym of the word ample. Ample क्या होता है? Ample का मतलब होता है ढेर सारा. आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं great, negative, insufficient और wholly. जब ample का मतलब ढेर सारा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, insufficient, यानी नाकाफी. एम्पल का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, ढेर सारा, और उसका ऑपोजिट हो गया नाकाफी, इनसफिशिएंट, ऑप्शन नंबर सी. ये याद रखिएगा, सिनोनिम एस से शुरू होता है और उसके मतलब है कि सिमिलर, जो वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड. और एंटोनिम आपका ऑपोजिट होता है. सिनोनिम मीन्स सिमिलर, एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट. याद रखिएगा, आप एम्पल का ग्रेट ना मार्क कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, वो सिनोनिम हो जाएगा. Next MCQ number 11. The word stern means strict, happy, satisfied or all of these. She is a very stern teacher. आपने 10 दफा सुना होगा, है ना? और ये भी याद रखिएगा कि आपने इस वर्ड के मायने देने हैं, एंटोनिम नहीं देना, राइट? तो stern का मतलब होता है strict. ऑप्शन नंबर ए, she is a very stern teacher. He is a very stern teacher. That means option A, strict. MCQ number 12. The synonym of the word endure is. अब ये synonym है, similar meaning वाला, right? इसका antonym identify करने ना बैठ जाइएगा. क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के ढंग से समझिएगा, ठीक है? बोंगी नहीं मारिएगा, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो ऑप्शन इस वर्ड की हमारे पास है rely, disconnect, tolerate या impress. endure का मतलब होता है बर्दाश्त करना, which means option number C, tolerate is the right answer. Next MCQ number 13.
The word roaring means, again the meaning, weeping, shouting, laughing या smiling. A lion roars. जब लायन रोर कर रहा होता है तो वो स्माइल कर रहा होता है, लाफ कर रहा होता है या वीप कर रहा होता है? नहीं, वो इन सब में से कुछ नहीं कर रहा होता. वो क्या कर रहा होता है? शाउट. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, shouting. Last MCQ for the series, the synonym of solace is anxiety, frustration, comfort या sorrow. Comfort. Solace brings comfort to your life. आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान लेके आने को solace कहते हैं. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, comfort is the right answer. जो आखिरी 5 MCQs हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर सर्कल करनी है और बबल शीट में कलर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट दिस लास्ट 5 set of MCQs. Number 1, if you had not been late, we would not have missed the bus. अब ये सेंटेंस आपका फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है या सिंपल है? आप देखो, थर्ड कंडीशन वो होती है जो कंप्लीटली इम्पॉसिबल होती है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन वो होती है जो पॉसिबल होती है, की जा सकती है. ठीक है, सेकंड कंडीशन वो होती है जो शायद अगर हमें मौका मिलता तो शायद हम उसे दुरुस्त कर सकते. थर्ड कंडीशन वो होती है जो कंप्लीटली इम्पॉसिबल होती है, वो अब पॉसिबल हो ही नहीं सकती. यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ यू हैड नॉट बीन लेट, अगर आप लेट नहीं होते, वी वुड नॉट हैव मिस द बस. उन्होंने बस मिस कर दी है, वो रह गए हैं, वो पहुंच नहीं सके हैं. नाउ दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम कि आपकी वजह से हम लेट हुए और आपकी वजह से बस मिस हुई. तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड कंडीशन है. शी वॉज एंग्री डैश माई बिहेवियर. तो शी वॉज एंग्री विद माई बिहेवियर, टू माई बिहेवियर, फ्रॉम माई बिहेवियर और एट माई बिहेवियर. इसमें आप अक्सर गलती करते हो, विद लगाते हो, विद नहीं लगता. शी वॉज एंग्री एट. आप किसी के बिहेवियर पे एंग्री एट होते हो, आप किसी के बिहेवियर पे एंग्री विद नहीं होते. इसको याद रखो, ज़हन नशीन रखो, पक्का पक्का रोट लर्न कर लो. MCQ नंबर 17. The watchman blew his whistle. Blew वर्ड अंडरलाइन है और आपसे ये कहा गया है कि आप ये बताएं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, रेगुलर है या ऑक्सिलरी है. अब उसने क्या ब्लो किया था? उसने विसल ब्लो की थी. ठीक है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इंट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जिनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता. उसने विसल ब्लो की, ही ब्लू हिज विसल. सो यू हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज द विसल. ना ही ये ऑक्सिलरी है. ऑक्सिलरी बेटा होते हैं वो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, विल, वॉज, इस तरह के. राइट, ये आपका प्रॉपर डूइंग वर्ब है, ब्लोइंग. ठीक है, और वो भी इर्रेगुलर, ब्लो, ब्लू, ब्लोन. राइट, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है. नेक्स्ट इज फ्लाइंग अबव दैट लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस. और आपको अंडरलाइन वर्ब बताना है कि वो इन्फिनिटिव फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, अ पॉजिटिव फ्रेज है या जेरेंट फ्रेज है. फ्लाइंग अबव द लेक इज टेलिंग यू द पोजिशन ऑफ द नाउन. इट्स अ जेरेंट फ्रेज. ठीक है, वो उस वक्त कोई काम कर रहा था. क्या काम कर रहा था? ही वाज फ्लाइंग अबव द लेक. ठीक है, वो उस वक्त जो काम कर रहा था उस काम का एक स्पेसिफिक नाम है flying above the lake. That is why it's a gerund, right? What are gerunds? Gerunds are the words that are actually verbs, but they do the action of a noun. यानी कि वो fly कर रहा था, वो verb है, लेकिन कहाँ, कैसे, किस तरह और उस specific position पे वो किस तरह था, वो उसको एक noun में turn करता है और यूं ये आपका gerund phrase बन जाता है. Last MCQ of today is, because he was late, he missed the first period. And the underlined
part of the sentence is dependent, independent, relative और adjective clause. अब आप ये देखो कि dependent और independent clauses कौन से होते हैं. Clause वो complete sentence होता है जिसके अंदर verb और subject का relationship मौजूद होता है. He missed the first period is a complete clause. ये आपका complete independent clause है. कैसे मिस किया उसने फर्स्ट पीरियड अपना? बिकॉज ही वॉज लेट. ही वॉज लेट. कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्लॉज है. इसके अंदर आपने एक सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा दिया बिकॉज, और यूं आपने इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया. राइट? तो आपकी ऑप्शन ए डिपेंडेंट क्लॉज इज द राइट आंसर. ये थे आपके 19 MCQs. हर MCQ को सॉल्व करके रीजन दे के एक्सप्लेन किया है. आई होप यू आर सॉल्विंग इट विद मी एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आंसर्स एज वेल. और वैसे भी आई विश कि आप इस वक्त तक इतने खलीफा हो चुके हो कि आप वैसे ही सॉल्व कर चुके हो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्टिव पेपर. और एज यूजुअल आपको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन और ओवरऑल पेपर का सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 8 में से किसी भी 5 सवाल के जवाब दीजिए. और ये क्वेश्चन कैरी कर रहा होता है 10 मार्क्स. 2 मार्क्स होते हैं हर करेक्ट आंसर के. और इफ यू विल गिव द करेक्ट आंसर यू विल गेट 10 on 10. तो जो आज के 8 सवाल हैं वो ये हैं. हाउ इज द विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा? And you will give the answer. In the first stanza, the wind has been described as a monster of destruction which crashes, smashes and destroys everything. Question number 2. What is the wind doing to all man's work? And your answer should be, the wind is raking all man's work from valleys and the vales. Question number 3. Can modern technology take the place of books? And your answer should be, no, modern technology cannot take the place of the books. Question number 4. In what way books are better than radio, TV and internet? And your answer is, we can keep a book with us and read it whenever we like. Books have the quality of endurance, whereas the radio, TV and internet are flashy. Next, question number 5. It is a slow food in a world given over to fast food. And you have to explain this sentence. And you shall write your answer as, the modern people getting used to easily accessible information which is like fast food. Books serve as a slow food for them for their permanent mental nourishment. Next question, question number 6. What case did the young men bring to Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu? And your answer will be, the young men brought the case of their father's murder to Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. Question number 7. Why did the accuser forgive the villager? And the answer is, the accusers forgave the villager because they were impressed by his faithfulness. Question number 8. On what condition was the criminal allowed to leave? And the answer is, the criminal was allowed to leave on the guarantee of Hazrat Abu Zar Ghifari Raziyallahu Ta'ala Anhu. So I've given you all the 8 questions and their answers. I hope you will get 10 on 10 in this specific question. Next, as usual, is the translation. You have to translate any 2 paragraphs from the given 3. और इनके मार्क्स होते हैं 8, यानी कि 4 on 4 करेक्ट ट्रांसलेशन के आपको मिल सकते हैं. आज मेरे पास सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं. दिल लगा के उनकी प्रैक्टिस कर लें. अल्लाह करे कि इनमें से ही कुछ आ जाए और आप फुल मार्क्स ले लें. ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कह रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर्स, सस्टेनेंस एंड रोड्स फॉरवर्ड. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history or voice. और इसका आंसर है, ये बात अहम है कि हर शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं कि वो किताबों से पनागाहों, जिंदा रहने के सामान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर काम ले सकते हैं. किताबों के बगैर किसी दुनिया का तसव्वुर करना इस तरह है जैसे गौर व फिक्र, एहसास, जज्बा, तारीख
या आवाज के बगैर किसी दुनिया का तस्वुर किया जाए। सेकंड passage for the day. Man makes his fate himself. He should work hard with devotion so that he may succeed in life. Hard work is the biggest reality of this world, which cannot be denied. If we cast a glance at the past, we shall come to know that all the great personalities of the past worked hard, courageously, and illuminated their fate. Abraham Lincoln has been an American president. If we study his life history, we shall come to know that he was a woodcutter's son, but he was fond of studies. और इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, इसको चाहे कि सख्त मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अगर हम माजी में नजर दौड़ाएं तो मालूम होगा कि जितने भी अजीम गुजरे हैं सब ने मेहनत और हिम्मत से काम लिया और अपनी किस्मत संवारी। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का सदर गुजरा है। अगर हम उसकी जिंदगी का मुताला करें तो मालूम होगा कि वो लकड़हारे का बेटा था, लेकिन उसको पढ़ने का शौक था। ये थे बेटा आपके ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि आपने फीस की समरी लिखनी है जो डॉक्टर हार्टमैन ने लिखी है। समरी विल बी अपीयरिंग ऑन योर बोर्ड राइट नाउ, यू कैन रीड द समरी। हाउएवर रिमेंबर कि जो कोटेशंस मैं आपको इस समरी में दे रही हूँ, जैसे पीस इज द इटर्नल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और टू रिकॉग्नाइज द बेस्ट यू हैव टू सी द वर्स्ट। आखिर में आपने जो कोटेशन देनी है वो है पीस इज द लवलीस्ट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स दैट नेचर बिस्टोज अपॉन मैन। समरी आपके बोर्ड पे मौजूद है, हम पहले भी कर चुके हैं। इस वक्त मैंने दोबारा आपके लिए इसको प्रेजेंट कर दिया है। यू कैन पॉज मी अप, यू हैव द पावर एंड राइट डाउन द समरी। रिमेंबर कि जब आप ये कोटेशंस लिख रहे होंगे, इनको आपने एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ के लिखना है और मार्कर के साथ 2 लाइंस में कवर करना है ताकि ये हाईलाइटेड हो, और यूं ये क्वेश्चन जो मार्क्स कैरी कर रहा है 5 on 5 वो आपको पूरे के पूरे मिले, क्योंकि कोटेशंस बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करती हैं आपकी मार्क्स अर्निंग में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि आपने पैराफ्रेज करनी है। लाइंस आपकी हैं, द विंड इज नाउ अ रोरिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, raking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. आप किस तरह से करते हैं reference to the context? Yes, first you write the reference that this stanza has been taken from the poem Peace written by Dr. Hartman. Then your context. This stanza describes the wind as a destruction power which destroys everything. After this is your explanation. Simple, आपने इस stanza को explain कर देना है. I'll read out the one that I have in my hands, but you can have it on your own. You can write it on your own. Remember कि आपका sentence structure सही हो, grammar सही हो, तो बेहतर ये है कि यही copy paste कर लो, ठीक है? In this poem, the poet used the wind as a personification. The wind is looking a monster of destruction. It is thundering and breaking all the things mercilessly into pieces. It is coming from the clouds and moving from the valleys to the vales, and throwing man's all effort to ashes. After that, the wind sweeps every broken thing along with it. The wind shatters everything. This stanza depicts the cruel aspect of the wind, that in its fury it levels everything to the ground, and its havoc is the same everywhere. लिख लोगे ना बेटो, फुल मार्क्स आ जाएंगे। बेहतर ये समरी याद कर लो, राइट। फिर भी मैंने आपको दोनों ऑप्शन क्लैरिफाई करनी है। मेरी सजेशन आपको ये है कि आप समरी सारी याद कर लो। Question number 5 is asking you to write an essay of 150 to 200 words on any one of the given topics. और टॉपिक्स हैं अ ट्रू मुस्लिम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अ हॉकी मैच। याद रखो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत दफ़ा रिपीट होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको तो पक्का पक्का याद कर लो। लेकिन जो जो एसेज हम अपने टेस्ट पेपर्स में लेके आते रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको अच्छे से पक्के पक्के याद कर लो सो दैट यू गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपसे ये कह रहा है कि जो गिवन सेंटेंसेस हैं उनमें से आपने किसी भी 5 को उनके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। गिवन 8 सेंटेंसेस हैं, मैं आपको सारे सेंटेंसेस पढ़ के
और उनकी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करके दे रही हूँ। पहला है he said she will go there और इसका आंसर है he said that she would go there. Second, he said the boys did not put up a good show last night और उसका आंसर आप देंगे he said that the boys had not put a good show the previous night. Third, he said to me, what are you looking for? And the answer should be he asked me what I was looking for. Next, he said, do you have any share in this firm? और इसका आंसर है he asked if I had any share in that firm. ठीक है, this will change into that. Number 5, the teacher said do not make a noise. और इसका आंसर है the teacher forbade the students to make a noise. Next, she said to her friends, please have dinner with me tomorrow at 8. And the answer is she requested her friends to have dinner with her the next day at 8. Option number 7, she said, may Allah help me to do my duty, and the answer is she prayed that Allah might help her to do her duty. Option number 8, you have said they are waiting outside, and the answer is you have said that they were waiting outside. जी बिट्टो, पूरे के पूरे 8 डायरेक्ट स्पीच और उनके इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स हमने कर लिए, राइट? आई होप दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ और आपने हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर सुना हुआ होगा जिसमें हमने इस कन्वर्जन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग यू टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस ऑफ एनी 5 ऑफ द गिवन 8 पेयर ऑफ वर्ड्स. ये सेंटेंसेस जो हैं वो कैरी कर रहे हैं 5 मार्क्स और आपको याद है कि आपने इन पेयर ऑफ वर्ड्स के हर वर्ड के अलग सेंटेंस बनाने हैं. ये नहीं करना कि एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स लिखने हो. यानी कि आपके 10 सेंटेंसेस हैं, यानी हर सेंटेंस कैरी कर रहा है 0.5 मार्क्स. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. आज के जो 8 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हैं वीक और वीक, सेल और सेल, मीट और मीट, वेल और वेल, क्वाइट और क्वाइट, पीस और पीस, स्टोरी और स्टोरी एंड सोल और सोल. सो पहला पेयर ऑफ वर्क है वीक और वीक. एक ए वाला वीक, एक ई वाला वीक. शी इज टू वीक टू वॉक. ए वाला वीक मतलब होता है कमजोर. और देयर आर 7 days इन अ वीक. ये डबल ई वाला वीक होता है हफ्ता, पूरे हफ्ता. वेल और वेल, ए एल ई का मतलब होता है वादी और ई आई एल का मतलब होता है निकाब. The veil of Kashmir is very beautiful and the other veil, Muslim women cover their faces with veils. Next is story और story. जो पहला स्टोरी है वो होती है कहानी, जो दूसरी स्टोरी है वो होती है बिल्डिंग की डिफरेंट स्टोरीज. ठीक है, तो पहला स्टोरी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स. Whatever you want, just make sure that your sentence is grammatically correct. ठीक है. Next story, I live on the second story of this house. Next is sail and sail, S-A-I-L. sail का मतलब होता है पानी पर तैरना. ठीक है, सेल करना. और A-L-E का मतलब वो वाली सेल है जो आपकी मम्मी सुनते ही फॉरेन मार्केट भाग जाती हैं. ठीक है, यानी रिड्यूस्ड प्राइस पे चीजों का बिकना. The boat was sailing in the sea and sail. This building is for sale. Next is quiet or quiet. Q-U-I-E-T, quiet means silence or quiet, काफी. Please keep quiet. Don't make a noise. ठीक है, और quiet, I am quite well. Alhamdulillah, I am okay and quite well. Next is soul and soul. O-L-E, soul आपके जूते का तला और O-U-L आपके अंदर मौजूद रूह. The sole of my shoe is very hard and the soul, S-O-U-L, we should pray for the departed soul. जो लोग चले गए हैं हमें उनके लिए इबादत करनी चाहिए. नेक्स्ट इज मीट और मीट, E-T, मीट का मतलब होता है मिलना और E-A-T, मीट का मतलब वो गोश्त है जिसको टिक्के कबाब का ना बना के आप बड़े शौक से खाते हैं. ठीक है, सो M-E-E-T, मीट, आई शैल मीट यू टुमारो. और M-E-A-T, मीट, यू शुड ईट मीट, यू लुक वेरी वेरी थिन. ठीक है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज पीस एंड पीस, P-I-E-C-E, पीस यानी टुकड़ा
और PEACE peace यानी अमन. Please give me a piece of paper. And the next is peace is better than war. That was the last sentence of today. I hope that you have solved the paper with me. I hope that you have understood each and everything that was described in the paper. And I wish and I pray that you prepare so much that you get the maximum marks. फायजा नदीम को और जो लोग यहाँ मौजूद हैं ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा अपनी दुआओं में याद रखना. Until we meet again, Faiza Nadeem is signing off. Allah Hafiz.